मित्रों नमस्कार। कामाख्या टुडे पे आपका स्वागत। मित्रों, आज एक चर्चा है जिसमें हम करने जा रहे हैं और विषय अपने आप में बड़ा गंभीर है। एक स्त्री का स्त्री से, एक पुरुष का पुरुष से संबंध, समलैंगिकता। नेचर ने जो औरत और आदमी एक दूसरे का पूरक बनाया है। हमारे सनातन धर्म में इसे प्रकृति और पौरुष का मेल कहा गया है। इसे दूसरे अन्य धर्मों में भी, किसी में आदम हव्वा, किसी में एडम ईव का नाम से संबोधित किया गया। दोनों के अपने स्वतंत्र पहचान हैं और वो अपने स्वतंत्र पहचान के मालिक भी हैं। ये दोनों ही कुछ इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हैं जिनकी वजह से ये संपूर्णता का एहसास कराते प्रकृति में। औरत का आदमी से संबंध सामाजिक और पारिवारिक पहलू से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये परिवार को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। किसी भी व्यक्ति का यौन पसंद अर्थात एक दूसरे के प्रति काम इच्छा को तो स्वाभाविक है, परंतु जब कभी औरत की काम इच्छा दूसरी औरत के प्रति हो और आदमी अर्थात पुरुष की काम इच्छा किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति हो, तो ये जो स्थिति है बड़ी असमंजस की हो जाती है। ऐसे में अगर इनके रिश्ते बन भी जाए तो इसे समलैंगिकता कहा जाता है। पुरुष समलैंगिक को गे व महिला समलैंगिक को लेस्बियन कहा जाता है, यह कहते हैं। आज की जो चर्चा है, इस चर्चा के माध्यम से हम अपने श्रोताओं और दर्शकों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये होमोसेक्सुअलिटी है ना, इसका एस्ट्रो कनेक्शन भी है। ऐसा नहीं है कि ये आज की विषमताएं समाज में देखी जा रही है। होमोसेक्सुअलिटी अर्थात समलैंगिकता एक मनोविकार भी है। वैज्ञानिक दृष्टि से, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से समलैंगिकता का कारण देखें तो आनुवंशिक व जन्म से पूर्व गर्भ में हार्मोन्स की गड़बड़ी को मानते हैं कि व्यक्ति स्त्री या पुरुष के जन्म से पहले उसको गर्भ में हार्मोनल्स डिसबैलेंसमेंट या कोई कमी या कोई गड़बड़ी इस समस्या का कारण मानते हैं। ये तो हो गया वैज्ञानिक। समलैंगिकता केवल पुरुषों में ही नहीं अपितु ये जानवरों में भी पाई जाती है। कई तरह के जानवरों में ये पाई जाती है। अब ये अगर हम इसको साइकोलॉजिकली, अगर हम स्त्री और पुरुष को सही दिशा में प्रेम नहीं मिल पाता है, इसका हम दूसरा एक पहलू भी देखते हैं कि साइकोलॉजिकली किसी महिला को या किसी पुरुष को सही दिशा में, सही डायरेक्शन में, सही समय पे अगर प्रेम नहीं मिल पाता है तो वो प्रेम के गलत रास्तों का चयन कर बैठते हैं, खोज लेते हैं। एक मनोवैज्ञानिक सत्य ये भी है कि पुरुष या स्त्रियों को एक दूसरे से प्रेम मिलता ही नहीं, वो तो सिर्फ भोग को, संभोग को ही प्रेम मान बैठे हैं, जो गलत है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार या एस्ट्रोलॉजी के अनुसार होमोसेक्सुअलिटी का प्रारब्ध व जो ये प्रारब्ध है इसका, ये संचित कर्मों का ही फल माना गया है। अर्थात समलैंगिकता पूर्ण जन्म में किए हुए कर्मों का फल है, जिनके पूर्वज या खुद पूर्व जन्म में यौवन या यौन से मतवालेपन में लिप्त रहे हों या अपने ताकत, अपने पोजीशन के घमंड से
अपने दास दासियों के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करते रहे हों या ऐसे कई पार्टनर्स रखे हों या अपने बल के प्रयोग से, अपने सत्ता के प्रयोग से, अपने पोजीशन के दम पर वो कई लोगों से अप्राकृतिक मैथुन करते रहे हों, उनके अगली पीढ़ियों में ये रुझान दिखने को प्राय मिलता है। इस तरह के लोग, इन तरह के लोगों को जो रिश्तेदार हैं ना, उनके साथ भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित होते हुए ये कर्ज उतारते हैं, ये कर्म का निष्पादन करते हैं। ज्योतिष के अनुसार होमोसेक्सुअलिटी का कारण कुंडली में शुक्र का नकारात्मक प्रभाव, सप्तम, अष्टम, द्वादश और पंचम भाव के स्वामी तथा सूर्य के अलावा बुध, शनि और केतु की स्थिति भी है। मैं पुनः बोलता हूं, ज्योतिष अर्थात एस्ट्रोलॉजी के अनुसार अगर हम होमोसेक्सुअलिटी के बारे में देखते हैं तो जो शुक्र नेचर, जो शुक्र है, उसका जो नकारात्मक जो प्रभाव है, सप्तम, अष्टम, द्वादश और पंचम भाव के स्वामी तथा सूर्य के अलावा बुध, शनि और केतु की स्थिति भी है। कुंडली का पांचवा भाव आपकी आदत, प्रकृति और रिश्तों का प्रतीक है। अतः समलैंगिकता की शुरुआत इसी भाव से होती है। अष्टम, द्वादश भाव यह बताता है कि जातक की जो यौन आदतें कैसी होंगी, उसका नेचर कैसा होगा, सेक्सुअल नेचर कैसा होगा, ये बताने के लिए हम अष्टम और द्वादश भाव को देखते हैं। वैसे वैदिक ज्योतिष में सभी 9 ग्रहों को प्रकृति के हिसाब से 3 लिंगों में बांटकर देखा जाता है। इनमें सूर्य, बृहस्पति, मंगल को पुरुष माना गया है, चंद्र, शुक्र और राहु को स्त्री माना गया है। बुध, शनि और केतु को तीसरा लिंग अर्थात बहुलिंग या नपुंसक माना जाता है। इसके पीछे तर्क ये है कि बुध को बाल ग्रह कहा जाता है, बच्चा कहा जाता है, और बच्चे संभोग के योग्य नहीं होते। इस तरह शनि को प्रौढ़ कहा गया है। द प्रौढ़ भी शारीरिक संभोग या प्रजनन के विपरीत माना जाता है। केतु को सन्यासी का दर्जा दिया हुआ है, अतः वह भोग से दूर मोक्ष के लिए हमेशा सज रहते हैं। इन ग्रहों के बलवान और विपरीत प्रभाव कुंडली में देखे जाते हैं या देखे गए हैं। वैदिक ज्योतिष समलैंगिक लोगों की कुंडली में बुध ग्रह की बड़ी भूमिका देखी जाती है। जितने होमोसेक्सुअल हैं उनकी कुंडली का अगर हम अध्ययन करें तो उसमें हम बुध ग्रह की बहुत बड़ी भूमिका हम पाते हैं। साथ ही उन पर शनि और केतु का भी प्रभाव होता है। समलैंगिकों की कुंडली में बुध का तो देखते ही देखते हैं, उस पर शनि और केतु का भी प्रभाव देखा जाता है। इसलिए देखा जाता है कि जो लोग विभिन्न कलाओं और विज्ञान में निपुण होते हैं और वो अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं, उनमें ऐसी प्रवृत्ति अक्सर पाई जाती है। इसके अलावा अकेले शनि से प्रभावित लोग, इसके अलावा अकेले सिर्फ शनि से प्रभावित लोग दरिद्र अवस्था में जीवन को व्यतीत करते हैं। और उनकी नपुंसकता के चलते उस समाज के अंदर में, सभ्य समाज में दुत्कारे जाते हैं। अगर केतु भी अधिक प्रभावशाली है तो जातक मानसिक रूप से सामान्य यौन जीवन से अलग होता है और मन से, विचार से सेक्सुअल पोजीशन में बिल्कुल अलग, तटस्थ की भूमिका निभाता है। अत्यधिक बुरे प्रभाव में जातक के मानसिक रूप से सामान्य यौन जीवन से तो अलग कर देता है, और अत्यधिक बुरे प्रभाव में, इन प्लैनेट्स के बुरे प्रभाव में जातक को पागल माना जाता है। वह ना तो साधु और साध्वी बन के जीवन गुजार पाता है, न गृहस्थ बनता है। आध्यात्मिक और अत्यधिक प्रभाव से वो बाहर रहता है।
अत्यधिक बुरे प्रभाव में केतु के आने से जातक को पागल माना जाता है और वह नहीं तो वह साधु या साध्वी बन के अपने आप को समाज से अलग कर बैठता है। समाज का या एक निश्चित जीवन धारा से वो अपने आप को अलग कर लेता है और अपना जीवन गुजारता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह कन्या राशि का हो और शनि मंगल 7वें घर में हो तो जातक में समलैंगिकता के प्रति रुझान देखा जाता रहा है, या ये कहें कि उसके गुणों में ये प्रभाव ज़्यादा लगता है। इसके अलावा हमारे 27 नक्षत्रों में मृगशिरा, मूल और शतभिषा को भी समलैंगिकता के साथ जोड़ के ज्योतिषी देखते हैं। जैमिनी ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार इन ग्रहों की अवस्था में व्यक्ति समलैंगिकता के प्रभाव में आ जाता है। कुंडली में शनि शुक्र एक दूसरे से 2 और 12 हो, सश्रेष्ठ बुध राहु संग युक्त होकर लग्न से संबंध बनाए या चंद्र सम राशि में वह बुध विषम राशि में हो और दोनों पर मंगल की दृष्टि पड़े, लग्न सम राशि का हो, वह चंद्र विषम राशि के नवमास में हो, उस पर मंगल की दृष्टि पड़े, अगर लग्न और चंद्र दोनों ही विषम राशि में हो और सूर्य की दृष्टि से दृष्ट हो, शुक्र और शनि 10वें और 8वें भाव में बैठे और एक साथ युक्त हो या नीच राशि में हो या नीच राशि शनि 6ठे भाव में स्थित हो। कुंडली में शुक्र वक्री ग्रह की राशि में हो और लग्नेश स्वर्ण राशि में हो और 7वें भाव में शुक्र होने पर या चंद्र शनि की युक्ति हो और मंगल 4थे या 10वें भाव में हो तो ऐसे योगों का निर्माण होता है। ज्योतिष की दृष्टि में समलैंगिकता का निवारण लग्नेश, पंचमेश, सप्तमेश और अष्टमेश, द्वादश को ठीक करके किया जाता है। मैं पुनः कहता हूँ, अगर ये समाज के लिए या व्यक्ति विशेष के लिए कष्टप्रद है, एक बीमारी के तौर पे हम देखें, मानसिक बीमारी के तौर पे देखें, तो इसका ज्योतिषीय निदान भी है। इसका ज्योतिषीय निदान साधारण है जो हम कर सकते हैं, किसी भी योग्य विप्र से मिलके इसका निदान निकाल सकते हैं। बाकी मैं भी आपको बता रहा हूँ, ज्योतिषीय दृष्टि से समलैंगिकता का निवारण लग्नेश को, पंचमेश को, सप्तमेश, अष्टमेश और द्वादश भाव को ठीक करके या उनके उपाय करके हम ये कर सकते हैं। इसमें लाल किताब के उपाय, वैदिक उपाय, रुद्राक्ष या जैमस्टोन या मंत्र अनुष्ठान, हवन, मंत्र जाप करके भी हम इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। मित्रों, जीवन किसी भी व्यक्ति का इस प्रकृति में 9 ग्रहों के प्रभाव से बाहर नहीं है। कोई भी ग्रह किसी भी जातक के लिए खराब नहीं होता। उसकी स्थिति किस भाव में बैठा है, किस ग्रह के साथ युक्ति कर रहा है, किसके साथ दृष्टित हो रहा है, इसके अनुसार ही वो अपना प्रभाव दिखाता है। जातक को अपने कर्मों का निष्पादन इन्हीं ग्रहों के माध्यम से करवाता है ये प्रकृति। मित्रों, अगर कोई इस समस्या का निराकरण चाहता हो तो निसंकोच मुझे कमेंट्स करें, अपनी कुंडली भेजें, उस पर चर्चा मैं अपने नंबर से करूंगा। ऐसा नहीं है कि इस समस्या का निराकरण नहीं हो सकता है। जिन ग्रहों की वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई है, उन्हीं ग्रहों को ठीक करके, कुंडली के उन भावों को ठीक करके हम इस समस्या का निराकरण कर सकते हैं। आज की चर्चा यहीं संपन्न करता हूँ। पुनः मिलता हूँ एक नए गंभीर विषय के साथ, आपके सम्मुख रख के चर्चा करूँगा। जय माँ कामाख्या। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने परिवार के साथ रहें, अपने परिवार के काम आए, समाज के काम आए, इस देश के काम आए, ऐसी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। जय माँ कामाख्या।